नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जेके बाय अंकित एटा में। आज हम एक नई सीरीज़ की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपको पता होगा आपका यूपीएसआई का जो एग्ज़ाम है, यानी कि उससे जो आपकी भर्ती है उससे संबंधित आपका नोटिफिकेशन आ गया है कि आपके अप्रैल लास्ट में आपके फॉर्म डालना स्टार्ट होंगे। तो कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि जब हम फॉर्म भरेंगे तभी से तैयारी स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं है। आज मैं आपको आज से जो सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, जो यूपीएसआई की जो जीएस है उसमें लगभग 50% जो आपका सिलेबस रहता है वो आपका इंडियन पॉलिटी यानी कि पॉलिटी का रहता है, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था का रहता है। तो उस टॉपिक को हमें कैसे कवर करना है, इसमें आपको मैं अभी तक जितने भी आपके यूपीएसआई के एग्जाम्स में टॉपिक वाइज, ठीक है, एक एक टॉपिक को करते हुए आपका जितने भी पीवाईक्यू आए हैं यानी कि प्रीवियस ईयर जितने भी आपके एग्ज़ाम हुए हैं, यूपी एसआई हो, एएसआई हो, कंप्यूटर ऑपरेटर हो, ठीक है, उन सभी में आए हुए जितने भी प्रश्न हैं पीवाईक्यू हैं उनको हम देखने वाले हैं। और देखने के साथ साथ हम उनको थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे जिससे कि आपको उससे संबंधित बहुत से डाउट वहीं पर ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 है। इसमें हम संवैधानिक विकास पढ़ेंगे, भारत का जो संवैधानिक विकास है वो किस तरीके से हुआ उसके बारे में जानेंगे, और उसके अलावा और अन्य छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनको भी हम इस वीडियो में देख लेंगे। लगभग 52 के लगभग प्रश्न हैं इसमें आपके, तो उसको हम देखते हैं। और ये आपकी सीरीज़ लगातार चलने वाली है, पूरी पॉलिटी कराऊंगा, ठीक है। मैं आपको पूरी जो संविधान है उसको मैं पूरा कराऊंगा, इस बात की मेरी गारंटी है। बस आपको क्या करना है, आपको ये जितने भी वीडियो हैं जितने भी लेक्चर हैं वो आपको कंप्लीट करने हैं। आप खुद ब खुद रिजल्ट बाद में खुद ही देख लेंगे जब आपकी ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी। नोट्स बनाते चलिए इसके साथ साथ, ठीक है। और जो मैं अदर से जो इन्फॉर्मेशन दूंगा उसको भी आप ऐड करते जाइए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार पहली बार किसके द्वारा पेश किया गया। तो भारत के लिए संविधान सभा का जो विचार है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा पेश किया गया, तो उसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि एम एन रॉय। सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें बताना है संसदीय स्वरूप का दूसरा कौन सा नाम नहीं है। तो इसमें आप देख सकते हैं सीधा सा मॉडल है। पहला है राजशाही मॉडल, ठीक है, राजशाही शासन, यानी कि ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ये एक ऐसा है जो कि संसदीय रूप का नहीं है, क्योंकि जो संसद का जो होता है, जो संसद की जो धारणा है वो सीधी सी बात है, आपका जिस जगह लोकतंत्र होगा वहां पर संसद होगा। तो राजशाही शासन सीधा ही ये आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये गलत है, ठीक है। तो बाकी का ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इसमें से नहीं होगा, दूसरे का ए ऑप्शन ठीक होगा। अगला प्रश्न है, किस वर्ष में भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधानों के अनुसार भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। यानी कि आपका जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था, जो बाद में चलकर आपका सुप्रीम कोर्ट का रूप लेता है, उसकी स्थापना कब की गई थी। तो बात करते हैं तो 1935 के अधिनियम के तहत, ठीक है, 1935 के अधिनियम के तहत आपकी 1 अक्टूबर, कब, 1 अक्टूबर 1937 को अधिनियम कौन सा था, तो आपका अधिनियम था 1935, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1935 था, लेकिन इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए तो ये संघीय न्यायालय जो प्रिवी काउंसिल थी, ठीक है, कौन सी थी, तो प्रिवी काउंसिल,
जो प्रिवी काउंसिल थी लंदन, उसके अधीन था। ठीक है, ये किसके अधीन था? प्रिवी काउंसिल के अधीन था, जो कि लंदन में मौजूद थी। इसी का जो अगला रूप है, लगभग आपके स्वतंत्रता के बाद इसी को ही आपका सुप्रीम कोर्ट में परिवर्तित किया जाता है। तो यहाँ से आपका पहला प्रश्न बनता है कि किस अधिनियम के तहत आपका संघीय न्यायालय की स्थापना हुई? तो 1935 के अधिनियम। कब हुई? तो 1 अक्टूबर 1937 को, यानी कि क्या हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया है? जो केंद्र के पास जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, उनकी जो संकल्पना है वो आपसे कहाँ से ली गई है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ये जो अवधारणा है आपकी कनाडा से ली गई है, यानी कि कनाडा से ली गई है। कनाडा से इसके अलावा आपका सशक्त केंद्र की अवधारणा ली गई है। किसकी ली गई है? तो सशक्त केंद्र की अवधारणा आपकी कहाँ से ली गई है? तो ये भी आपकी कनाडा से ली गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और अन्य बातों की बात कर लेते हैं। तो यूएसए के संविधान से क्या लिया गया है? तो यूएसए के संविधान से आपका मौलिक अधिकार लिए गए हैं। ठीक है, मौलिक अधिकार लिए गए हैं। इसके अलावा आपका जो संविधान की सर्वोच्चता है वो भी यूएसए के वहाँ से ली गई है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बात कर लें। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आपकी प्रस्तावना और समवर्ती सूची। ठीक है, समवर्ती सूची आपकी कहाँ से ली गई है? तो समवर्ती सूची आपकी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा और जान लेते हैं। तो भारत का जो संसदीय रूप है, एकल नागरिकता है या विधि का जो शासन है, वो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो कनाडा के संविधान से आपके केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियाँ और सशक्त केंद्र, ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आपके कनाडा के संविधान से ली गई हैं। केंद्र को मजबूत बनाना कनाडा का जो संविधान से, ये आपका जो तथ्य है वो आपका कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न है, डैश मामले में एक समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था? तो किस केस के द्वारा आपका माना गया था? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, इसके तहत आपके समतावादी सामाजिक व्यवस्था की स्थापना को संविधान की मूल संरचना के रूप में माना गया था। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1909 के भारतीय परिषद अधिनियम को किस रूप में जाना जाता है? तो जो आपका 1909 का जो भारतीय परिषद अधिनियम था, इसको आपके मार्ले मिंटो, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा बात कर लें आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम, तो ये आपका 1919 वाला अधिनियम है, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है। और जो 1909 वाला है वो आपका 1909 वाला है वो आपका मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जो आपका 1909 का जो सुधार अधिनियम था, इसमें पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को शामिल किया गया, यानी कि सांप्रदायिक यानी कि आपके जाति के आधार पर या धर्म के आधार पर आपका प्रतिनिधित्व दिया गया। ठीक है, तो ये किस में दिया गया? तो पहली बार जो इसका उपयोग किया गया वो ब्रिटिश सरकार द्वारा वो 1909 के अधिनियम में किया गया। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से सीधे सीधे बात करें तो फूट डालो और शासन करो की जो नीति है वो 1909 से इसकी शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में शक्तिशाली केंद्र वाला संघ निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई विशेषता है? मैंने आपको बताया था जो अवशिष्ट शक्तियां हैं केंद्र की, वो भी आपकी कनाडा के संविधान से ली गई थी। और जो आपका केंद्र, जो मजबूत केंद्र था, यानी कि शक्तिशाली केंद्र का जो कॉन्सेप्ट था, वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि कनाडा के संविधान से ली गई है। तो कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान सभा के उस सदस्य का नाम बताइए जिन्होंने कहा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में उन बातों को अभिव्यक्त किया गया है जिनके बारे में हमने सोचा था या इतने लंबे से समय से जिनका सपना देखा था। तो ये किसका कथन है संविधान सभा के बारे में? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का ये कथन है। ठीक है, ये इन्होंने कथन दिया था। इस बात को आप रखेंगे। ये आपका यूपीएसआई 2021 का जो 17 तारीख की जो शिफ्ट थी, तीसरी शिफ्ट, उसका है। सारे PYQ हैं ये। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में पहली बार संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? तो नई दिल्ली में जो पहली बार जो संविधान सभा की जो बैठक थी वो आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष बने थे इस 9 दिसंबर की वाली जो बैठक थी, इसमें वरिष्ठता के आधार पर कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। वरिष्ठता के आधार पर आपके 9 दिसंबर 1946 को जो आपकी संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इसमें आपके सच्चिदानंद सिन्हा आपकी वरिष्ठता के आधार पर
अध्यक्ष चुने जाते हैं। कैसे? तो अस्थायी अध्यक्ष। स्थायी अध्यक्ष जो आपके चुने गए थे वो आपकी जो अगली बैठक थी, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को, उसमें आपके भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनको चुना गया था। ठीक है। इसके अलावा इस बैठक की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको और जान लीजिए। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया था। ठीक है। क्यों किया था? क्योंकि वो पाकिस्तान का अलग से पाकिस्तान के लिए मांग कर रही थी, अलग से एक संविधान सभा की और संविधान की मांग कर रही थी, इसलिए उन्होंने इस बैठक का बहिष्कार किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, उपाध्यक्ष यानी कि डिप्टी स्पीकर के पद किस प्रावधान के तहत सृजित किए गए हैं? यानी कि आपका इन दोनों के जो ये पद हैं किस अधिनियम के तहत सृजित किए गए हैं? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो 1919 का जो अधिनियम है, जिसको कि आपके मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है, तो इसके तहत आपके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को जोड़ा गया था। ठीक है। इसके अलावा बात कर लें तो एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, आर्टिकल 93। तो इसके अंतर्गत लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का प्रावधान है, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष होंगे और उपाध्यक्ष होंगे। इस पद का जो प्रावधान है संविधान के अनुच्छेद 93 के तहत है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? अगला प्रश्न है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्तलिखित संविधान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें डैश महिलाएं शामिल थी। जब आपका संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी कि जो आपकी आखिरी बैठक थी, यानी कि संविधान की जो आखिरी बैठक मानी जाती है वो आपकी 24 जनवरी 1950 को मानी जाती है। इस वक्त आपके 284 सदस्यों ने, संविधान सभा के जो सदस्य थे, उन्होंने संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। इन सदस्यों में आपकी 15 महिलाएं थीं, 15 वुमेन थीं। ठीक है। तो 15, ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 15 महिलाएं थीं। अगला प्रश्न है, भारत का मूल रूप संविधान किसके द्वारा लिखा गया था? जो आपका मूल संविधान जो लिखाई जो मानी जाती है वो आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा मानी जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य हैं, तो एक थे इसमें, एक और नाम याद कर लीजिए, आचार्य नंदलाल। ठीक है, आचार्य नंदलाल बोस। तो इनके मार्गदर्शन में आपके प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इस संविधान को लिखा था। ठीक है, मार्गदर्शन में, और शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा इसे अलंकृत किया गया, इनको सजाया गया। ठीक है, जो लिखावट थी वो किसकी थी? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की थी। इसके अलावा आचार्य नंदलाल बोस थे, जो कि शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा इसको क्या किया गया? इसको अलंकृत किया गया, यानी कि इसको सजाया गया। ये वर्तमान में कहाँ है? तो संसद भवन के पुस्तकालय में संरक्षित है, ये जो मूल प्रति है संविधान की। अगला प्रश्न है, संविधान सभा से जुड़ी निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लिखें। यानी कि इसको हम इनके कालक्रम के अनुसार हमको जोड़ना है कि इनमें से कौन सी घटना सबसे पहले हुई। तो बात की जाए सबसे पहले, तो आपका उद्देश्य संकल्प सर्वमति से अंगीकृत हुआ। तो आपका जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो कब हुआ? तो ये 22 जनवरी 1947 को। ठीक है, 22 जनवरी
1947 को हुआ। राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं तो आपका यानी कि जो आपका तिरंगा है वो आपका 22 जुलाई 1947 को होगा। ठीक है, संविधान सभा ये कब हुई तो ये आपका 26 नवंबर 1949 को हुई। और तीसरा आ जाता है जनगण मन, तो ये आपका 24 जनवरी यानी कि जब आपकी आखिरी बैठक हुई थी 24 जनवरी को 1950 को आपका ये हुआ। तो इसमें आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये आपका इसमें क्रम रहने वाला है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान को 1940 के कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इस संविधान सभा में संविधान तैयार करने के लिए कितनी समितियां थीं? तो इसमें आपको बताना है कि आपके कितनी समितियां थीं। तो इसमें आपका जो है जो उत्तर है वो डाउट में माना गया है, क्योंकि आपकी इसमें 15 कुल जो समितियां थी वो आपकी 23 थी। कितनी थी कुल समितियां? देख बताता हूँ आपको। तो कुल जो समितियां थी संविधान तैयार करने वाली वो 23 थी, जिसमें कि 15 आपकी छोटी समितियां थी और आपकी 8 बड़ी समितियां थी। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभागृह में हुई, जिसके अध्यक्ष जिसे अब क्या कहा जाता है? जिस जगह पर आपकी 9 दिसंबर 1940 को पहली बैठक हुई थी उसको क्या कहा जाता है? इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो संसद भवन का केंद्रीय कक्ष इसको कहा जाता है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो इनमें से बताना है किस संविधान अधिनियम ने आपका गवर्नर और देश के जो प्रदेश के जो गवर्नर हैं यानी कि गवर्नर जनरल और प्रदेश के गवर्नरों को संवैधानिक प्रमुख का दर्जा दिया? तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो भारत का स्वतंत्रता अधिनियम था 1947, इसने आपका ये आपको संवैधानिक दर्जा दिया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित किया गया था? तो मैंने आपको बताया था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 24 जनवरी 1950 को आपका संविधान सभा का अंतिम सत्र आयोजित हुआ। 26 जनवरी को हमारा संविधान देश में लागू हुआ और उसी दिन को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, डैश ने पहली बार देश में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत की। इसके द्वारा कुछ सीमित लोगों की उनकी संपत्ति, कर अथवा शिक्षा के आधार पर मताधिकार दिया गया। तो आपको बताना है किस अधिनियम द्वारा आपका पहली बार चुनाव हुए। ठीक है, प्रत्यक्ष चुनाव जिसमें कि आपका जनता द्वारा किसी व्यक्ति को चुना जाता है। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1919 के जो आपका अधिनियम है जिसको कि आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है, उसके तहत आपका पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत भारत में हुई। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है? इनमें से आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। तो संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। तो ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके अलावा पूरे देश में जो आपका कानून व्यवस्था को जो चलाने का कार्य था वो भी आपका संविधान सभा का था। दूसरा है बी, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता है तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है। तो बिल्कुल सही बात है। तो यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि पहला जो कथन है ये आपका गलत है और केवल बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान सभा द्वारा प्रारूपित किया गया था और 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत इसे कार्यान्वित किया गया। संविधान सभा के सदस्यों का चयन प्रादेशिक असेंबलियों द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा किया गया था। उस समय संविधान सभा की कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? जब आपका शुरुआत में संविधान सभा द्वारा जब बनी थी, संविधान सभा का गठन हुआ था, तो इसमें कितने व्यक्ति थे, यानी कि इसकी जो संख्या थी वो कितनी थी? ये बात हो रही है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, यानी कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है और भी जो अन्य सदस्य लोग थे वो उन लोगों का भी नाम जुड़ा था। जब बंटवारा हो गया तो सीधी सी बात है संख्या कम हो जाएगी। तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 389। अगला प्रश्न है, वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक? फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। तो ये कौन थे?
तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गणेश वासुदेव मावलंकर, जिनको कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष के रूप में जाना जाता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार था? जब आपका भारतीय संविधान तैयार नहीं हुआ था तो उसका प्रशासन किस अधिनियम के तहत चलता था? तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत शासन अधिनियम, जो आपका भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसके द्वारा आपका संविधान चलाया गया था। और ये एक ऐसा अधिनियम है जिससे कि आपका जो भारत का संविधान है लगभग मतलब बहुत सारे भाग हैं जो कि आपके 1935 के अधिनियम द्वारा वर्तमान संविधान में जोड़े गए हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के कौन से भाग रूस से लिए गए हैं? आपको बताना है। पहला है पंचवर्षीय योजना, दूसरा है मौलिक अधिकार और तीसरा है मौलिक दायित्व। तो इसमें आपका पंचवर्षीय योजना और मौलिक दायित्व यानी कि पी और आर सही होगा। ठीक है, पी और आर आपका सही हो जाएगा, यानी कि पंचवर्षीय योजना भी आपके रूस के संविधान से ली गई हैं और मौलिक दायित्व भी आपके यानी कि मौलिक कर्तव्य भी आपके रूस के संविधान से लिए गए। बात कर ले मौलिक अधिकार की, तो ये आपके मैंने आपको बताया था, संविधान की सर्वोच्चता और मौलिक अधिकार यूएसए के संविधान से लिए गए हैं। अगला प्रश्न है, मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को किसके द्वारा निखारा और सजाया गया था? तो ये आपका शांति निकेतन, ठीक है, किसके द्वारा? तो शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा इसको अलंकृत किया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? तो आपको बताना है। तो इसमें से कौन सा नहीं किया गया था? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। तो ये चुनाव के द्वारा चुने गए थे, तो संविधान सभा ने नहीं चुना। इसके अलावा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अलंकृत किया। ठीक है, और इसके अलावा राष्ट्रीय ध्वज को अलंकृत किया। ठीक है, मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन हुआ। 22 जुलाई, कुछ महत्वपूर्ण डेट हैं उनको देख लेते हैं। तो 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज, ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज आपका अपनाया गया। 24 जनवरी 1950 को आपका 24 जनवरी 1950 को आपका राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को आपका अपनाया गया। ठीक है, और 24 जनवरी 1950 को ही आपके राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले क्या होता है? तो आपका सबसे पहले इनमें से राष्ट्रीय ध्वज अपनाया जाता है, जो कि 22 जुलाई 1947 को। फिर उसके बाद 24 जनवरी को 3 निर्णय होते हैं। पहला होता है उसमें राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत को अपनाना। फिर होता है इसी दिन आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बनते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद बांग्लादेश के साथ कुछ विशेष अंतर क्षेत्रों की अदला बदली करने तथा अंतर क्षेत्रों के निवासियों की नागरिकता देने के लिए संविधान की किस अनुसूची में संशोधन की आवश्यकता होती है? तो आपको बताना है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जो संविधान की जो पहली अनुसूची है जिसमें कि भारत के राज्य क्षेत्रों का विस्तार है, अगर किसी भी तरीके की जमीनी विवाद की अदला बदली होती है तो ये आपका पहली अनुसूची में आता है, यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये आपका हो भी चुका है। तो संविधान का जो 100वां संविधान संशोधन था, इसके तहत आपके ये अदला बदली हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का संप्रदाय संसद नए राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं या मौजूदा कानून के नाम से उपयुक्त कानून बना। तो ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिएगा, हाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका अनुच्छेद 3 में है। ठीक है, अनुच्छेद 3 में क्या है? तो राज्यों को बनाने और बदलते कानून सीमाओं के मौजूदा कानूनों के नाम से उपयुक्त कानून बनाना। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन के विषय से संबंधित है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 3 आपका गठन के नए राज्यों के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां हैं?
तो भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जो कि मूल संविधान में आपकी 8 थी। तो ये आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में भारत के प्रत्येक राज्य के लिए सीट के आवंटन का भारतीय संविधान की किस अनुसूची में आपका जिक्र किया गया है? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। जो राज्यसभा की जो अनुसूची है, राज्यसभा की सीटों की जो आवंटन का जो महत्वपूर्ण जो तथ्य दिया गया है वो अनुसूची 4 में दिया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम समझते हैं अनुसूची 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुसूची 5 में आपका क्या है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में, इसका जो एससी और एसटी जो क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में आपका उपबंध आपके 5 में दिया गया है। इसके अलावा 6वें की बात कर लें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण राज्य हैं, जिसमें कि आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके प्रशासन का जो जिक्र है वो आपका अनुच्छेद 6 में दिया गया है। चौथे में आपका राज्यसभा आवंटन, राज्यसभा सीटों का आवंटन का जिक्र तो दिया ही गया है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 7 में शक्तियों का बंटवारा है, जिसमें कि आपका केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची आता है। अनुच्छेद 8 में आपका क्या है? तो अनुच्छेद 8 में जो भारत की जो भाषाएं हैं उनका जिक्र किया गया है। भारत की जो 8 भाषाओं हैं उनका जिक्र किया गया है, ठीक है। अनुसूची 9 की बात कर लें तो इसमें भूमि सुधार से संबंधित जो आपके हैं वो आपके अनुसूची 9 में है। 10 अनुसूची में आपका दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची में आपका पंचायत है और 12वीं अनुसूची में आपका नगर पालिका है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की रचना के समय 8वीं अनुसूची में उल्लिखित थी? तो आपको बताना है। जो आपकी मैंने बताया 8वीं अनुसूची में क्या है? तो भाषाओं का जिक्र है। तो 8वीं अनुसूची में आपका कश्मीरी भाषा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कश्मीरी एक ऐसी भाषा है जो कि मूल संविधान में थी। बाकी के आपके अमेंडमेंट हुए, तो आपका कुछ अमेंडमेंट में बता दे रहा हूँ। तो 21वां संविधान कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967, ठीक है, इसमें आपकी कुछ भाषाएं जोड़ी गई, ठीक है। तो ये कौन सी भाषाएं थी? तो इसमें आपकी सिंधी भाषा जोड़ी गई, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगला फिर आपका होता है 92 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो इसके द्वारा आपकी मैथिली, संथाली और डोगरी, मैथिली, संथाली, डोगरी MSD से याद कर सकते हैं, जो कि आपकी 2003 में जोड़ी गई, ठीक है। तो ये आपकी MSD और B, मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो, ये आपकी 2003 के संविधान द्वारा जोड़ी गई। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सूची भारत के संविधान के किस अनुसूची में उल्लिखित है? ये आपकी पहले ही अनुसूची में है। मैंने आपको बताया था राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो जिक्र है वो आपका पहली अनुसूची यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? तो मैंने आपको बताया 395 अनुच्छेद थे। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुसार इनमें से कौन सी भारत की राष्ट्रीय भाषा है? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की कोई भी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। राजभाषा का जिक्र किया गया है, राजभाषा, ठीक है। राष्ट्रीय भाषा कोई भी नहीं है। राजभाषा जो आपकी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को आपका संवैधानिक रूप से राजभाषा घोषित किया गया और इसी दिन से आपका हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, यूनाइटेड किंगडम की संसद के कौन से अधिनियम के बारे में कहा गया है कि वो भारत में उदार, तानाशाही और जिम्मेदार सरकार की उत्पत्ति के अंत को दर्शाता है? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो आपका 1919 का अधिनियम है। अगला प्रश्न है, डैश को भारत राजतंत्र को समाप्त करने वाला राष्ट्रमंडल का पहला देश बन गया है। हालांकि इस निर्णय के बावजूद इसने कॉमनवेल्थ की सदस्यता जारी रखी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र यानी कि गणतंत्र हुआ था, यानी कि वहाँ पर जो राजशाही जो शासन है वो समाप्त हुआ और भारत गणतंत्र बना, ठीक है। तो इसी दिन से आपका गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और जो
कॉमनवेल्थ देश हैं, जो राष्ट्रमंडल देश हैं, उनकी जो सदस्यता थी भारत ने 1949 को ली थी, जो कि अभी तक वो जारी है। और वर्तमान में जो कॉमनवेल्थ देशों की जो संख्या है वो 56 है। आपने देखा वो कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, ये वो देश हैं जिस पर ब्रिटिश सरकार द्वारा कभी शासन किया गया था। इस बात को आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान की मूल हस्तलिखित कॉपी कहाँ पर रखी गई है? तो ये कहाँ पर रखी गई है? तो ये आपकी सी ऑप्शन सही हो जाएगा, संसद की जो लाइब्रेरी है वहाँ पर इसको रखा गया है। अगला प्रश्न है, डैश ने पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की? तो किसने लागू की? तो इसमें आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम द्वारा आपका पहली बार विधायिका में द्विसदनीय व्यवस्था लागू की गई। अगला प्रश्न है, डैश को वृषभ, चक्र और अश्व युक्त सारनाथ का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में भारत सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया। जो आप देखते हैं अशोक स्तंभ, उसको कब अपनाया गया था भारत सरकार द्वारा? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को इसको भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 66 किससे संबंधित है? तो जो आपका भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 66 है वो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफ़ी हद तक देश के संविधान द्वारा प्रभावित है। जो कानून बनाने की जो निर्धारित प्रक्रिया है वो कहाँ के संविधान से मेल खाती है? तो इसमें आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि जापान के संविधान से मेल खाती है। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर वो जवाहरलाल नेहरू आपके संघ समिति के अध्यक्ष थे भारतीय संविधान सभा के। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के मूल दस्तावेज को किसके द्वारा लिखा गया था? ये दोबारा रिपीट हो गया, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये कांस्टेबल में भी आ चुका है, यूपीएससी में भी आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? तो भारतीय संविधान में आपके कितने भाग हैं? तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं वर्तमान में, 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न है, धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है? तो इसका जो सही उत्तर है, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यानी कि इस राज्य के द्वारा या किसी देश के द्वारा किसी भी धर्म को विशेष नहीं माना जाता है, उसके लिए सारे धर्म बराबर हैं, तो ये आपका धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? तो भारत, इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यानी कि जैसे राजा बनते हैं, जैसे एक कोई राजा है उसका पुत्र हुआ तो वह आगे चलकर राजा बनेगा, तो ये वंशानुगत शासन कहलाता है, ये आपका गणतंत्र में नहीं आता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की जो संविधान सभा थी उसके अध्यक्ष थे आपके, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और संवैधानिक सलाहकार की बात की जाए तो संवैधानिक सलाहकार आपकी भारतीय संविधान सभा के बी एन राव थे। कौन थे? बी एन राव। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, जिनकी आज जयंती है अम्बेडकर साहब की। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसकी रचना है? जो आपका भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, ये आपका वो रविन्द्रनाथ टैगोर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका राष्ट्रीय गान लिखा है। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया। ठीक है, 24 जनवरी 1950 को। 22 जुलाई 1947 को आपका राष्ट्रीय ध्वज को जोड़ा गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत किया गया था? तो आपको ये बताना है किस दिन अंगीकृत किया गया था। ये आपका जो हिंदू कैलेंडर है उसके हिसाब से पूछ लिया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को आपका भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र के रूप में जन्म कब हुआ? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 26 जनवरी 1950 को
भारत का गणतंत्र के रूप में, यानी कि इसी दिन आपका भारत गणतंत्र के रूप में जन्मा, ये माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में अंग्रेजी नीति में मौलिक परिवर्तन आया? तो किस क्षेत्र में आया था? तो ये बी ऑप्शन से हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में। ठीक है, अंग्रेजों ने शिक्षा के क्षेत्र में ठीक ठाक काम किया था, इस बात को आप देख सकते हैं। तो 1813 का जो है शिक्षा के क्षेत्र से बहुत ही ज़्यादा संबंधित है। तो ये यहाँ पर हमारा जो भारत का जो संवैधानिक इतिहास था वो आपका टॉपिक खत्म होता है। इसके अलावा आपकी जो अगली क्लास होगी वो कल आएगी, डेली क्लास रहा करेगी, जिसमें कि आपका पीवाई के क्वेश्चन ही कराए जाएंगे। आशा करता हूँ आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं एक लिस्ट बना दूंगा यूपीएसआई पॉलिटी PYQ के नाम से, जिसको आप ढूंढ सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, इस बात की गारंटी है। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।